हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल लीगलाइजेशन सर। जैसे कि हमारी सीपीसी की एमसीक्यूज़ की सीरीज चल रही थी, उसमें ये हमारा लास्ट वीडियो रहेगा सीपीसी एमसीक्यूज़ का, जिसमें हम अभी तक जितने भी एमसीक्यूज़ कवर किए हैं सारे सेक्शंस हो चुके हैं और सारे ऑर्डर से आज कंप्लीट हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये आज का हमारा लास्ट वीडियो रहेगा सीपीसी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का, जिसमें हम लोग देखेंगे आज ऑर्डर 39 से लेकर ऑर्डर 51 तक। 38 तक हमने पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। सो फ्रेंड्स, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सीपीसी उपबंध करती है। सीपीसी के अंदर क्या उपबंध किया जा रहा है चारों में से? तो फर्स्ट है स्थायी व्यादेश देने के लिए, शाश्वत देने के लिए, आज्ञापक व्यादेश देने के लिए या अस्थायी व्यादेश देने के लिए। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो होगा डी नंबर, यानी कि जो सीपीसी उपबंध करती है किसका करती है? अस्थायी व्यादेश का। यानी कि जितने भी प्रकार के व्यादेश होते हैं इंजंक्शन, वो उनमें से सीपीसी किसका उपबंध करती है, किसका प्रोविज़न करती है? अस्थायी, यानी टेम्परेरी जो इंजंक्शन जारी किया जाता है कोर्ट के द्वारा, अस्थायी व्यादेश, वो सीपीसी में आता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है, किसके द्वारा जारी की जा सकती है, किसके लिए जारी की जा सकती है? किसी निर्वाचन को अवरुद्ध करने के लिए, संपत्ति से बेदखली रोकने के लिए, लोक सेवक के विरुद्ध आशयित अनुशासनिक कार्यवाही रोकने के लिए, या डी नंबर लोक सेवक के विरुद्ध प्रतिकूल प्रविष्टि के परिणाम को रोकने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो काफ़ी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। सीजे में पूछा जा चुका है, उड़ीसा के सिविल जज में एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर है वो होगा बी नंबर, संपत्ति से बेदखली रोकने के लिए अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। थर्ड क्वेश्चन, सीपीसी के किस उपबंध के अधीन अस्थायी व्यादेश दिए जाते हैं? अस्थायी व्यादेश किसके अधीन दिए जाते हैं? ये उपबंध कहाँ पे दिया गया है सीपीसी में? धारा 116 में, धारा 152, आदेश 39 नियम 1 में, आदेश 29 नियम 1 में। सो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा सी नंबर, यानी कि जो आदेश 39 है और नियम 1 में है वो अस्थायी व्यादेश का उपबंध करता है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, किस मामले में न्यायालय व्यादेश दे सकता है? तो किस मामले में दे सकता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। किसी व्यक्ति को न्यायिक कार्रवाई चलाने से रोकने हेतु, किसी व्यक्ति को बलपूर्वक बेदखल करने हेतु से रोकने हेतु, किसी व्यक्ति को दंडिक कार्रवाई संचित करने से रोकने हेतु, या फोर्थ नंबर किसी व्यक्ति को विधायी निकाय के आवेदन से रोकने हेतु। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर इसका सही आंसर होगा बी नंबर, यानी कि जो न्यायालय व्यादेश देता है वो किसी व्यक्ति को बलपूर्वक बेदखल करने हेतु से रोकने हेतु दिया जाता है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, सीपीसी के आदेश 39 नियम 2 में क्या निहित है? निर्णय से पहले गिरफ्तारी, कुर्की, अस्थायी व्यादेश, डिक्री का निष्पादन या रिसीवर की नियुक्ति। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही ऑप्शन होगा? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा अस्थायी व्यादेश, यानी कि जो सीपीसी का ऑर्डर 39 एंड रूल 2 है तो वहाँ पर अस्थायी व्यादेश का प्रोविज़न दिया गया है। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन है, न्यायालय द्वारा पारित अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश की अवज्ञा करने वाले यानी कि ना मानने वाले व्यक्ति को कितने अवधि के लिए सिविल कारागार में रखे जाने का आदेश दिया जा सकता है? दैट मीन्स यदि न्यायालय द्वारा कोई अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया गया है, यानी अस्थायी व्यादेश जारी किया गया है और उसकी अवज्ञा करता है कोई व्यक्ति, उसको नहीं मानता है कोई व्यक्ति, तो उसको कितनी अवधि तक के लिए कारागार में रखा जा सकता है? 1 माह, 3 माह,
6 माह या 1 वर्ष। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर सही आंसर होगा बी नंबर, यानी कि यदि कोई व्यक्ति अस्थायी निषेधाज्ञा की अवज्ञा करता है तो उसको अधिकतम 3 माह तक कारावास दिया जा सकता है। 7वां क्वेश्चन है, सीपीसी के आदेश 39 में और नियम 6 से 10 का संबंध किससे है? संपत्ति की कुर्की, व्यक्तियों की गिरफ्तारी, वादपत्र या अंतर्वर्ती आदेश। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? डी नंबर, यानी कि अंतर्वर्ती आदेश में कहाँ पर प्रोविजन दिए गए हैं? आदेश 39 के नियम 6 से लेकर 10 तक में ये प्रोविजन दिए गए हैं। किसके? अंतर्वर्ती आदेश का। आगे देखते हैं, प्रापक होता है, प्रापक दैट मीन्स रिसीवर, यानी कि जो रिसीवर नियुक्त किए जाते हैं किसी भी संपत्ति की रक्षा के लिए या फिर उसके बयान के लिए कोर्ट द्वारा जो होते हैं रिसीवर नियुक्त किए जाते हैं, वो कौन होता है? न्यायालय का अधिकारी होता है, वादी का एजेंट होता है, प्रतिवादी का एजेंट होता है, या 4 नंबर वादी के पक्षकारों का एजेंट होता है। तो यहाँ पर जो प्रापक होता है वो क्या होता है? वो होता है न्यायालय का एक अधिकारी होता है, जो रिसीवर नियुक्त किया जाता है और न्यायालय का एक ऑफिसर होता है। सो फ्रेंड्स, यदि आपने मेरे पहले के वीडियोज नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके मेरे सारे प्लेलिस्ट आ जाएंगे, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं सारे वीडियोज MCQs। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विवादग्रस्त संपत्ति इस रक्षा के लिए जिसको नियुक्त किया जाता है वो क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? एक निर्णीत ऋणी, कमिश्नर, प्रापक या एक निर्धन व्यक्ति। तो कौन कहलाता है? प्रापक, यानी कि यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। यानी कि जो विवादग्रस्त संपत्ति है उसकी रक्षा के लिए या फिर बयान के लिए जो भी नियुक्त किया जाता है कोई ऑफिसर कोर्ट के द्वारा, वो क्या कहलाता है? प्रापक या रिसीवर कहलाता है। उसके बाद 10th क्वेश्चन है अपना, आदेश 40 नियम 3 में किसका प्रावधान है? प्रापक की नियुक्ति, प्रापक के कर्तव्य, प्रापक के पारिश्रमिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा बी नंबर, यानी कि प्रापक के जो रिसीवर होता है उसके क्या ड्यूटीज़ हैं वो कहाँ पे बताया गया है? सीपीसी के ऑर्डर 40 रूल 3 में बताया गया। इसका प्रोविजन कहाँ पे है? ऑर्डर 40 रूल 3 में। उसके बाद देखते हैं 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन क्या कहता है? प्रत्यर्थी अपील को सुनवाई के लिए नियत दिनांक की सूचना की तामील से, यानी जो नियत की जाती है तारीख, सूचना की तामील से डिक्री के विरुद्ध प्रत्याक्षेप कितने समय में कर सकेगा? या कितने समय में कर सकेगा प्रत्याक्षेप? 15 दिन में, 1 माह में, 45 दिन में या 21 दिन में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन होगा? 1 माह में, यानी कि 1 माह के अंदर वह किसी डिक्री के विरुद्ध प्रत्याक्षेप कर सकेगा सूचना की तामील की तारीख से। उसके बाद है 13th क्वेश्चन, सीपीसी के आदेश 40 में वर्णित है क्या? उच्चतम न्यायालय में अपील, निर्धन व्यक्ति द्वारा अपील, आदेशों के विरुद्ध अपील या अपीली डिक्रियों से अपील। अपीली डिक्रियों से अपील का मतलब क्या है? कि एक बार अपील की जा चुकी है फिर उसकी अपील की जा रही है, तो वहाँ पे क्या होगा? अपीली डिक्रियों का अपील। यहाँ पे जो सही आंसर होगा 13th क्वेश्चन का वो होगा डी नंबर, यानी कि सीपीसी के ऑर्डर 42 में बताया गया है अपीली डिक्रियों से अपील। 14th क्वेश्चन देखते हैं, आदेश और सूचनाओं की तामील कैसे की जाएगी या किस आदेश में प्रावधानित किया गया है? यानी कि जो आदेश और सूचनाओं की तामील की जाती है वो कैसे की जाती है, इसका प्रावधान किस आदेश में दिया गया है? आदेश 48 नियम 1 में, आदेश 48 नियम 2 में, आदेश 48 नियम 3 में या आदेश 49 नियम 1 में। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? आदेश 48 नियम 2, यानी कि ऑर्डर 48 एंड रूल
2 में बताया गया है कि आदेश और सूचनाओं की तामील कैसे की जाएगी। तो फ्रेंड आगे देखते हैं। 15 क्वेश्चन क्या कहता है, धारा 41 के प्रावधान कैसे हैं, आदेशात्मक है, निर्देशात्मक है, आज्ञापक है या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपका, आदेशात्मक, यानी कि जो सेक्शन 41 CPC है वो कैसा है, आदेशात्मक है, जो आदेश देता है। उसके बाद 16 क्वेश्चन, कोई विदेशी राज्य किस न्यायालय में वाद ला सकेंगे, यानी कि यदि कोई विदेशी राज्य है, भारत के बाहर का कोई राज्य है, यदि भारत में वाद लाना चाहता है किसी भी न्यायालय में, तो किस न्यायालय में वाद लाएगा, उच्च न्यायालय में या उच्च न्यायालय दैट मीन्स हाई कोर्ट, सक्षम न्यायालय में जो कॉम्पिटेंट हो कोर्ट उसमें, या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या जिला न्यायालय में, या इनमें से किसी में भी नहीं ला सकता। तो यहाँ पर यदि किसी विदेशी राज्य को कोई वाद लाना होगा, कोई केस करना होगा, तो किसमें करेगा, बी नंबर के ऑप्शन, यानी कि सक्षम न्यायालय, जो कोर्ट कॉम्पिटेंट होगा उस केस के लिए, तो उस कोर्ट में विदेशी राज्य वाद लाएगा। उसके बाद ये 17 क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का भी, और पूरे CPC के जितने भी पार्ट होना है, ये लास्ट वीडियो पूरे CPC का। उसके बाद देखते हैं, साक्ष्य के अंग्रेजी में अभिलिखित किए जाने की अपेक्षा करने की उच्च न्यायालय की शक्ति के संबंध में प्रावधान कहाँ है, यानी कि जो हाई कोर्ट है वो किसी भी साक्ष्य को अंग्रेजी में बोल सकता है कि इसको इंग्लिश में अभिलिखित करके लाया जाए, यानी कि वो ऐसी अपेक्षा कर सकता है। वो किस धारा में बताया गया है, सेक्शन 134, सेक्शन 136, सेक्शन 137 यहाँ पे होगा, और सेक्शन 138 में। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, डी नंबर, यानी कि 138 में बताया गया है कि साक्ष्य के अंग्रेजी में अभिलिखित किए जाने की अपेक्षा कर सकता है। कौन कर सकता है, हाई कोर्ट, कि आप इस साक्ष्य को इंग्लिश में अभिलिखित करके लाएं और यहाँ पे प्रस्तुत करें। सो फ्रेंड्स, ये था हमारे CPC MCQs। आई होप ये आप सारे पार्ट आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। सो थैंक यू so much for watching Legalization, sir. And if you like this video, so then do comment. Thank you so much for watching Legalization, sir.